तो ये जो आपने किया इसमें वर्ड रिकॉग्निशन हुआ, वर्ड का रिकॉग्निशन हुआ। अब एक वर्ड में कितने सिलेबल है उसके लिए करेंगे आप, तो आप अपना वर्ड, जैसे कोई वर्ड बोलते हैं आपके सामने कैट, आप क्या करना, आपको जितने सिलेबल हो उसको क्या करना है, कैट एक दफा क्या करते हैं सर, यानी कि वन सिलेबल है। अब आपको हम कहें आपको कि हैप्पी, दो गए ना, मोहन, दो गए, ब्यूटीफुल, इस तरह से बच्चों को सिलेबल के बारे में सिखाते हैं। और उसका सिलेबल के बाद हमारा आया था उसमें कि इसमें इसके फोनीम्स कितने हैं, कौन कौन साउंड से बना, ब्यूटी में कौन कौन से साउंड हो गया, मोहन में म है, ओ है, मो, म ओ, है ना। तो ये फोनीम्स की तरफ जाते हैं हम लोग। तो ये फोनेटिकल अवेयरनेस पे बात करनी थी। 9 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को हम लोगों ने इंग्लिश में 5 इंपॉर्टेंट उसके एरियाज या डोमेन में बनाया है, जिसको कहा है LSRW और P, ठीक है सर। हाँ, आगे बढ़ते हैं इसमें सर। हम लोगों ने एक बात की इसमें कि अब आते हैं हमारे इंग्लिश पे, ये तो कल की बातें थी। अब इंग्लिश में आते हैं कि इंग्लिश में व्हाट आर द चैलेंजेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या चैलेंज है, खासतौर से टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी क्या चैलेंजेस है, कि टीचर को भी क्या चैलेंज हो रहा है और स्टूडेंट के लिए भी क्या चैलेंजेस है। तो सर पहले की बात है, आप भी समझा जाए क्या क्या चैलेंजेस है। मैंने कहा था ना कि जब भी हम किसी चीज को अपने परिप्रेक्ष्य में, बीइंग ए टीचर या बीइंग ए स्टूडेंट, हमें 4 चीजें देखनी पड़ेगी कि हमारे अपने अंदर क्या, हमारी सामर्थ्य क्या है, हमारी कमजोरी क्या है, हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं, हमारी चुनौतियां क्या है, तभी हम किसी चीज को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो जब हम लोग शॉर्ट एनालिसिस करते हैं तो हम लोग जाते हैं हम लोग कि हमारे पास थ्रेड क्या है, हमारे थ्रेड क्या है, इंग्लिश के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, बताइए सर। किसके अनुभव की कमी, अपना भी सर अनुभव पहला ये है झिझक कह रहे हैं, दूसरा है माहौल की कमी, बहुत अच्छा, एक्सपोजर कहते हैं इसको, एक्सपोजर सर, माइंडसेट, ये झिझक कहते हैं हेजिटेशन। जी सर, माइंडसेट। माइंडसेट से क्या है मतलब, माइंडसेट का मतलब है कि लोग समझते हैं कि कोई भी लैंग्वेज पढ़ने के लिए ग्रामर ही बहुत है और ग्रामर से ही शुरू करते हैं और ग्रामर पे ही अंत कर देते हैं। सही है, जबकि वो जो है एक पार्ट है किसी भाषा का, सही, और उसको लोग क्या है, उसको जो है हार्ट बना दिया कि यही सब कुछ है। तो ये भी भाषा की फिक्स्ड माइंडसेट की, फिक्स्ड माइंडसेट, फिक्स्ड माइंडसेट। और ये भी ऐसा इंग्लिश में कि इसमें हिंदी में से एक ही होता है, इसमें एक बड़ा एक छोटा है। बहुत अच्छी बात कही सर कि इंग्लिश में एक चैलेंज ये है ना, जैसे हिंदी में है तो अगर क से कविता लिखना है, अगर कविता किसी लड़की का नाम है तब भी कविता ऐसी लिखाएगा, लेकिन इंग्लिश में अगर कविता लिखना है तो अगर कविता किसी प्रॉपर नाम का है तो के बड़ा होना चाहिए, क्या सर। तो ये एक मसला है कि इसमें अपर केस है, लोअर केस का भी मामला है, उसमें अपर केस और हिंदी में या स्मॉल लेटर और ऐसा कुछ होता ही नहीं जी। बहुत जगह पर जो है कुछ वर्ड का बनाया जो प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि एक तो आपने कहा ये अपर केस है, लोअर केस का मामला है, और दूसरा ये कि प्रोनाउंसिएशन चेंज है इसका, जैसे BUT बट और PUT फूड, सही है, तब बहुत अच्छी बात। और जैसे आप बहुत जगह का ये जो है सी और के एक जैसा, कहीं सी कॉ, कहीं सी सॉ, कहीं सी चॉ, अमेरिकन सही है, पढ़ते हैं ऑनेस्ट। सर बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको आप लोग ऐसा करें कि एक एक करके बताएंगे तो लोगों को समझ पाता है सर। बताइए सर। कहीं पर CH का उच्चारण करते हैं, कहीं CH का च पर उच्चारण करते हैं जी। हाँ, जैसे यहाँ पर बोलेंगे CH का से जैसे केमिस्ट्री बोलना है, और केमिस्ट्री पढ़ते हैं, और केमिस्ट्री हिंदी में केमिस्ट्री शेयर करते हैं सर। और यहीं पे CH जो है कभी श भी करता है, जैसे अगर कुछ लोग कहते हैं शेवरोले, लोग शेवरोले बोल देते हैं कि वो गाड़ी
गाड़ी का नाम होता है शेवरोलेट गाड़ी होती है, या चेसिस बोलते हैं सर, लेकिन ये चेसिस होता नहीं, शेसी होता है। तो ये एक है नॉन फोनेटिक लैंग्वेज है इंग्लिश। अच्छा, और क्या क्या चैलेंज है सर? बच्चे जो है इस लैंग्वेज से बहुत ज्यादा घरेलू मतलब कि ये नहीं होते, आमना सामना नहीं होता है, आमना सामना बच्चों का बहुत कम होता है। इसके बाद कुछ वर्ड साइलेंट होता है सर। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि इसमें नॉन फोनेटिक भी है, ये साइलेंट साइलेंट भी होता है। साइलेंट भी होता है। जी, साइकोलॉजी इंग्लिश का प्रॉब्लम, लेकिन शिक्षक के लिए चुनौती क्या है? ये तो है ना सर, टीचर यस। इंग्लिश जब हम पढ़ाने जाते हैं स्कूल में बच्चों को, तो हमारे लिए क्या चुनौती? वही तो सबसे बड़ी बोली, घर में कोई बच्चा इंग्लिश के साथ रूबरू नहीं है। हम मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग में आत्मविश्वास की कमी है कि एक इंग्लिश शिक्षक होना चाहिए इंग्लिश पढ़ाने के लिए। हम सर क्लास एक इंग्लिश टीचर होना चाहिए। ये उससे नहीं होगा सर, ये पहला जो पॉइंट है ना, हेजिटेशन, उसी के अंदर में सारी चीजें आ जानी है कि नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स बट फॉर द टीचर्स देयर इज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। एक्सपोजर तो है ही, एक्सपोजर की कमी है, इंग्लिश लैंग्वेज के एक्सपोजर की कमी है, बल्कि हमारे अंदर कुछ कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है कि हम जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। ऐसा ना हो कि टोक दे। यहाँ सर ये कुछ बात बहुत है सर, टीचिंग मेथड जो इंग्लिश का कॉम्प्लिकेशन होना ये भी एक प्रॉब्लम है। हाँ, ये बात से कह रहा है कि टीचिंग मेथड है उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। कुछ कहते हैं कि ये पहले पूरे सेंटेंस को बोलो और फिर लेटर की तरफ जाओ। कुछ कहते हैं कि लेटर पहले सिखाओ और फिर सेंटेंस जाओ। कुछ कहते हैं पहले बच्चों को ग्रामर सिखाओ, कुछ कहते हैं बच्चों का ड्रिल करवाओ, कुछ कहते हैं पहले ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से काम करो। यानी ये सब मेथड्स की कमी है सर। एक चीज और, यस सर, और क्या है सर? मेरा कहना था सर, एक मिनट सर। हाँ इसमें जैसे कि हिंदी बच्चे हिंदी से पहले रूबरू होते हैं सर। जी सर। तो हिंदी में लिखा जाता है कि राम आम खाता है, और अंग्रेजी में हो जाता है राम ईट्स में, खाना वाला पहले हो जाता है और बहुत अच्छा। सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो भी अलग है ना सर? यहाँ होता है सब्जेक्ट वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन हमारे हिंदी है उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का वर्ब होता है। आइए सर देखेंगे इसको। तो आइए देखिए, हमारी जो टीम है, इंग्लिश की टीम है, और बहुत खुशी की बात है कि हमारे साथ इंग्लिश की जो बेस्ट ट्रेनर है उसके उन चैलेंजेस को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। आप देखें, जो चीजें आपने कही हैं वो चीजें यहाँ पे सामने आई हैं। जो आपका दर्द है वो दर्द हमारा भी है। तो 26 लेटर्स इन अल्फाबेट है यहाँ पे, और जो दूसरे हैं उसमें अपर केस लोअर केस का मामला भी होता है, वॉवेल कॉन्सोनेंट का भी मामला है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए जो स्ट्रक्चर की बात की थी, सेंटेंस स्ट्रक्चर की, वो बात भी आ गई इसमें सर। प्रोनाउंसिएशन की जो बात आप लोग कर रहे थे सर, उसमें इस के जो साउंड होता है, कभी सॉफ्ट साउंड होता है, कभी वो हार्ड साउंड होता है। एक शब्द साइकिल में ही देख लीजिए कि बच्चा कंफ्यूज है कि इसको साइकिल बोले कि काइकिल बोले कि साइकिल बोले। साइकिल बोले थे क्यों बोले? क्या? क्योंकि इस यही सी में जो साउंड है, कभी सॉ का होता है, कभी क का होता है। तो साइकिल की साइकिल, हाँ, साइकिल की साइकिल की साइकिल। वो बोलेगा बास्केटबॉल। नहीं है ही, ये प्रॉब्लम तो है सर इसी प्रकार अंग्रेजी के स्वर्ण वर्ण जो है वो वॉवेल्स है, उसकी भूमिका भी अलग हो जाती है। कभी पे ए और लिखा है इसमें, सबों में अलग अलग है, इसमें दे दिया गया। उसी प्रकार अंग्रेजी के स्वरों की बॉडी अलग अलग होती है उनकी पोजीशन और कंपोजिशन के हिसाब से। कहीं कहीं पर तो लिखते भी है, लेकिन उसको जैसे ए लेके ही, अब देखिए किसी ई को बोला ही नहीं, तो ये कमी है। आपने सर बहुत अच्छी बात कही थी कि PUT और फिर PUT, ये बट हो जाता है, ये पुट हो जाता है। इन सब चीजों को देखिए, हमारे लिए चैलेंजेस हैं। के साइलेंट है, लोग कहते हैं कि एच के बाद ओ आता है तो वो सब एक साइलेंट हो जाता है। ऐसे कहते हैं कि एच के बाद वो आता है, जैसे HONEST ऑनेस्ट, HOUR आवर। लेकिन मेरा सवाल उनसे होता है कि सर HORSE हॉर्स में क्यों एच क्यों साइलेंट नहीं होता? HORSE हॉर्स में फिर ये साइलेंट क्यों नहीं होता? ये सब बहुत सारे टेंशन है। तो इंग्लिश है वो नॉन फॉरेन लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज है। अच्छा, ये बात जैसे सबों की बात आ रही है, लैक ऑफ एक्सपोजर, इंग्लिश लैंग्वेज का एक्सपोजर सिर्फ चंद राहों के लिए
क्या है, चंद घंटों के लिए स्कूल की क्लासरूम में होता है, उसके बाद लैक ऑफ एक्सपोजर होता है, ना उनके माता पिता ना टीचर्स, कोई भी बच्चे हमारे जो इंग्लिश खासतौर से जो गवर्नमेंट स्कूल थे उनमें इस तरह का एक्सपोजर नहीं मिल पाता। सर एक बार इस बात में सर हम लोग हिंदी या शुद्ध बोलते हैं, लोग हंसते नहीं। अच्छा, हम अक्सर हम लोग यहाँ जितने भी सदन में है एकदम दिल पे हाथ रख के बोलते हैं कि हम लोग हिंदी शुद्ध शुद्ध बोलते हैं, हिंदी कोई शुद्ध नहीं बोलता है, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इंग्लिश शुद्ध ही बोलते हैं सब हंसने लग जाएंगे। वही बात है, क्या बोलते हैं, वही वजह होती है हेजिटेशन। वहाँ पर क्या हो गया ना सर, वहाँ पर क्या हो गया कि जैसे हम लोग को शुरुआत में पढ़ा दिया गया ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, सारे लोग का माइंड सेट कर गया कि ये सिंपल प्रेजेंट का बात कर रहा है, कहाँ का जो है टेंस याद नहीं है। नहीं सर, वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं सर में। बट सर भाषा का तो मेन चीज है कि आप समझ जाए, हम बोलते हैं आप समझ जाए। अब ये जितने प्रॉब्लम्स हैं तो हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है सर, और इसी को ध्यान में रख करके निपुण भारत में, देखिए मैं बार बार निपुण भारत का डॉक्यूमेंट की बात इसलिए करता हूँ कि आपके पास उसका डॉक्यूमेंट है जिसको एनसीईआरटी ने डेवलप किया है और एनईपी के परिप्रेक्ष्य में डेवलप किया है। निपुण भारत ने 6 इंपॉर्टेंट पेडागोजीज की बात की कि इन 6 इंपॉर्टेंट पेडागोजीज को ध्यान में रखकर थर्ड लैंग्वेज को डेवलप किया जाए। ये पूरा टर्म उसका थर्ड लैंग्वेज की बात की है कि थर्ड लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए आपको ये 6 इंपॉर्टेंट पेडागोजिकल प्रोसेस या एस्पेक्ट्स को ध्यान रखना होगा। निपुण भारत ने इसको रेकमेंड किया है। पहला उसका ये है कि जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है किसी लैंग्वेज का, जैसे आपने कहा ना कि हिंदी का नॉलेज है, बच्चे अपने मातृभाषा से अवगत होते हैं। आप अक्सर कहा करते हैं कि बच्चा जब विद्यालय में आता है तो एक भाषा लेकर आता ना, तो निपुण भारत ये कहता है कि आप उस भाषा को बुनियाद बनाए ना, उस भाषा को बुनियाद बनाकर आप एक सेकंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज को डेवलप करें। उसके पास जो भाषा पहले से मौजूद है उसको बुनियाद बनाकर आप सेकंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज पर डेवलप करें। पहली बात ये कहती है द pre-existing knowledge of a language helps in building literacy skills in other languages। ये बात आ गई, जो बच्चे की मातृभाषा है उसको बेस बनाकर आप इंग्लिश लैंग्वेज को या सेकंड या थर्ड लैंग्वेज जो भी हो उसको आप डेवलप करें। ये एक बात, यानी कि एक पेडागोजी की आगे, ठीक है सर। दूसरी पेडागोजी ये है, नेक्स्ट पढ़ाए कि राइम्स का रिसाइटेशन बहुत ज्यादा कर रहा है, जो मैंने पहले भी कहा था आपको। ये है आपका जो उसकी जो प्री एग्जिस्टिंग, और दूसरा है राइम्स। राइम्स जो है बच्चों के लिए, बच्चों के क्लासरूम को एंजॉयफुल बनाता है, इंटरेक्टिव बनाता है, और ये जितने भी पेडागोजीज हैं या पेडागोजिस्ट हैं सबों ने रैम की रिसाइटेशन को बहुत ही अच्छा माना है। खास तौर से जो बच्चे छोटे हैं 5 to 7, 8, 9 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए रैम का रिसाइटेशन बहुत ही अच्छा होता है और लैंग्वेज के डेवलपमेंट में बहुत ही इंप्रूव करता है लैंग्वेज के डेवलपमेंट। तो दूसरी बात की गई कि आप रैम का रिसाइटेशन खूब करवाएं, बच्चों के अपने जो फोर्थ लैंग्वेजेस हैं उसकी भी बात, उसकी मदर टंग में करें, और जो सेकंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज को करना है उसमें भी रैम का रिसाइटेशन खूब करवाएं। तीसरी बात आई इसमें कि जो बच्चों के पास पहले से कुछ कहानियां मौजूद हैं, उनके अपने मातृभाषा में जो कहानियां मौजूद हैं उसका हूबहू ट्रांसलेशन करवाएं, एकदम ट्रांसलेशन हूबहू। जैसे हमारे पास अगर मौजूद है 3 फ्रेंड्स की कहानी मौजूद है, 3 दोस्त की कहानी मौजूद है, तो पूरी इसी इलस्ट्रेशंस के साथ, इसी पिक्चर के साथ आपको उसके पास ये बुक जानी चाहिए, ताकि ये पिक्चर तो सेम हो। यहां पर लिखा हो 1 is पिल्ला, तो आप इसको कह सके एक है पिल्ला, बस ये लिखा हो। यहाँ पे एक है पिल्ला, 1 is पिल्ला, सेम टू सेम इसका ट्रांसलेशन आप करवाएं। पिक्चर सेम हो, इलस्ट्रेशन सेम हो, जहां पर जो पिक्चर्स बनाए गए वैसे पिक्चर्स बनाए, इसको छोटा बड़ा भी मत करें। तो ये तीसरा पेडागोजी इसने कहा। हम लोगों ने अपनी जो आपकी जो किताब टीचर्स की हैंडबुक भी बने हैं ना, उसमें ज्यादातर कहानियां हम लोगों ने स्टोरी वीवर से ली हैं। आप लोग भी टाइप करेंगे स्टोरी वीवर्स की कहानियां ना, तो पूरी कहानियां आ जाएंगी। यहाँ तक कि आप खुद से स्टोरियां क्रिएट भी कर सकते हैं उसमें। हम लोगों ने वहां पर स्टोरियां क्रिएट की हैं, और क्रिएट करके वो आप लोग पूरे सब लोग उसको देखेंगे, पूरे वर्ल्ड के लोग देखेंगे। स्टोरी वीवर पे जब टाइप करेंगे, आपका नाम लेंगे, उसमें कहानी आ जाएगी, पब्लिश हो जाएगी, वो आपकी संपत्ति होगी, लेकिन स्टोरी वीवर के जरिए होगी।
तो तीसरी चीज जो है वो इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसमें ट्रांसलेशन हूबहू ट्रांसलेशन कराएं। जैसे बरखा सीरीज की किताबें हैं, 40 कहानियां हैं, उसमें हर लेवल की है, रेड, ग्रीन, येलो और ऑरेंज। तो ये जो कहानियां हैं उस कहानियों को इंग्लिश में भी उसका ट्रांसलेशन है, आप देख लीजिए, उसको बच्चों को प्रोवाइड करवाएं। चौथी चीज ये है कि आजकल डेली लाइफ में हम लोग इंग्लिश के वर्ड्स बहुत यूज करते हैं। डेली लाइफ में इंग्लिश के वर्ड्स बहुत यूज करते हैं ना। अभी मैंने आपके सामने क्या कहा, आजकल डेली लाइफ में हम इंग्लिश के वर्ड्स बहुत यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड कोड मिक्सिंग। तो एनसीएफ कहता है, ये निपुण भारत कहता है कि कोड मिक्सिंग करवाएं और कोड मिक्सिंग से कोड स्विचिंग की तरफ जाएं। यस, इंग्लिश के वर्ड बहुत यूज करवाएं बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। कोड स्विचिंग क्या है? बस वही क्या मैंने बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये बहुत जरूरी है कि हम इंग्लिश के वर्ड्स अपने क्लासरूम में ज्यादा से ज्यादा यूज करें। मतलब कहने का सर कि पहले मिलाप करके बोलना है और उसके बाद उसके बाद स्विच आउट कर देना है उस लैंग्वेज में। कोड स्विचिंग के बाद कोड मिक्सिंग के बाद कोड स्विचिंग की तरफ ले जाए। आपने कुछ चीजें कोड मिक्सअप की, उसके बाद दूसरे लैंग्वेज को या थर्ड या सेकंड लैंग्वेज जो भी है उसके पूरे सेंटेंस आपने कह दिए, ठीक है। इसको ये कहता है निपुण भारत, चौथी स्ट्रेटजी है कि आप उसमें बच्चों के क्लासरूम में कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग का प्रयोग करें। और इसी को ध्यान में रखकर हमने टीचर्स के जो हैंडबुक बनाए हैं, टीचर्स के जो हैंडबुक बनाए हैं उसमें टीचर्स को जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसमें हम लोगों ने कोड मिक्सिंग एंड कोड स्विचिंग का प्रयोग किया है। जैसे कैन यू सी मी चिल्ड्रन, क्या आप मुझे देख सकते हैं? यहाँ पर टीचर कह रहे हैं आप, क्या आप मुझे देख सकते हैं? कैन यू सी मी? तो ये कोड स्विचिंग हुआ। उसी तरीके से चलो एक एक्टिविटी करते हैं, चलो एक गतिविधि नहीं, चलो एक एक्टिविटी करते हैं, ये कोड मिक्सिंग हुआ। तो कहीं कोड मिक्सिंग और कहीं कोड स्विचिंग का प्रयोग किया गया टीचर्स के हैंडबुक में। और पांचवी चीज ये है कि जो आप मटेरियल्स डेवलप करें वो मटेरियल्स आपके लोकल कंटेक्स्ट की होनी चाहिए। जी, यह जो सबसे बड़ी कमी है। जी सर, आज की बात ये जितनी भी कहानियां स्टोरी है आप देखिएगा तो सब विदेशी है, यहाँ का नहीं है। उसको सही समझ नहीं पाता। आपकी दिल की आवाज को निपुण भारत ने सुन लिया। और ये कहा जा रहा है, देखिए सर, इंग्लिश शुड नॉट बी कल्चरली एंड सोशली अलाइन टू चिल्ड्रन। बच्चों से वो ऐसा ना हो कि विदेशी टाइप का, बल्कि एलियन ना हो, बल्कि अलाइन हो। ये होना चाहिए सर, अलाइनमेंट होना चाहिए, उसका उससे जुड़ाव होना चाहिए। और जो 6th इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप बच्चों का हमेशा असेसमेंट करते रहें, जिसको हम लोग कहते हैं। और असेसमेंट करने के बाद बच्चों को उसके लेवल के अनुसार उनका शिक्षण अधिगम का, टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस करें, जो कहते हैं हम लोग टीचिंग एट राइट लेवल। TARL की जो स्ट्रेटेजी है उस पर करें, टीचिंग एट राइट लेवल। बच्चा, हाँ, टीचिंग एट राइट लेवल, TARL। ये जो अप्रोच है बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोच है। जितनी भी चीजें होती हैं, जितने भी आज प्रोग्राम्स चलते हैं, इन प्रोग्राम्स की तहत करते हैं। पहले बच्चों का बेसलाइन असेसमेंट करें, आप देखें कि आपका बच्चा कहाँ है, उस जहां पर है उससे आगे ले जाने की कोशिश करें। टीचिंग एट राइट लेवल, इसको TARL का अप्रोच कहते हैं। तो ये 6 इंपॉर्टेंट जो है पेडागोजिकल एस्पेक्ट्स हैं जिसको निपुण भारत ने अपने रखा है थर्ड लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए। तो आगे देखते हैं सर इसमें कि हमने जो अपने जो और उसके क्या क्या अप्रोचेस हैं जिसको हम लोगों ने अपनाया है। इसमें अभी बात आ रही थी ना सर कि हमारे जो मेथड्स हैं वो अलग अलग हैं, बच्चे कंफ्यूज हैं, टीचर कंफ्यूज है। हमारी जो किताब बनी है ना सर, आपने किताब में देखा होगा, क्लास 1 और क्लास 2 की किताब कभी देखी सर आप लोगों ने? हाँ, देखा सर आपने? क्या पहला पेज जो है उसमें क्या लिखा हुआ है? मैंने किताब शुरू होती है, कंटेंट के बाद जो किताबें जब शुरू होती हैं उसका लेसन शुरू होता है, तो पहला ABCD का इंट्रोडक्शन है सर। पहला ABCD का इंट्रोडक्शन है सर। ABCD क्या होता है? पूरा A B से लेकर Z तक दिया गया है ना सर।
किताब देखी है सर आप लोगों ने? उसमें एबीसीडी है सर पूरा। PARL का फुल फॉर्म क्या होगा सर? टीचिंग एट राइट लेवल। सर उसके बाद बात कर लेंगे, जहां पर जिस टॉपिक पे मैं हूँ उसमें ध्यान दीजिए सर। मैं ये कह रहा था कि आपने इंग्लिश की जो किताब पढ़ी है क्लास 1 की या क्लास 2 की, उसमें सबसे पहला उसका जो चैप्टर है, पहला जो उसका यूनिट है, वो कहता है ए से लेके जेड तक बच्चों को सिखाता है। उसके बाद फिर 1 से वर्ड्स हैं, बी से वर्ड्स हैं, सी से वर्ड्स हैं, ऐसे ही है ना सर? फोटो है पास। फोटो है सर, पिक्चर उसके ऊपर फोटो है। ये से एप्पल, बी से बॉय है ना सर? सर तो कह रहे हैं ए से एप्पल, बी से बॉल है। नहीं फोटो है सर, वो उसमें नहीं, वैसा नहीं है सर। कैसा? तो अभी का सिलेबस सर ऊपर से शुरू किया है उनके क्लास में। कहाँ से सर? क्या है सर? सीधे सेंटेंस से शुरू किया सर। ये वर्ड अक्षर तो बोल है तो ABCD कहाँ है सर? चलिए सर, ये पहला जो उसका है ना सर, उसमें है आई नो, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, आई नो करके। अब बहुत सारे पिक्चर्स दिए गए हैं और यहां तक कि अलमीरा का पहला पिक्चर दिया हुआ है। अब टीचर कंफ्यूज है कि जो बच्चा एबीसीडी नहीं जानता वो अलमीरा कैसे पढ़ लेगा, है ना सर? अब या वहां पे मोटरसाइकिल कैसे पढ़ पाएगा, जेट कैसे पढ़ पाएगा? ये सब की तस्वीरें उसमें बनी हुई हैं और नीचे में मोटरसाइकिल लिखा हुआ है। ये भी एक अप्रोच के तहत है सर। ये अप्रोच कौन क्या अप्रोच कहलाता है? ये कहलाता है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, जिसको होल लैंग्वेज अप्रोच भी कहते हैं। मतलब पहले बच्चे के पास जो पहले का वोकैब मौजूद है या जो चित्र मौजूद है, जो बच्चे की डेली लाइफ में जो चीजें मौजूद हैं, उनका चित्र दिखा करके बच्चों को सिर्फ बुलवाना होता है उसको। जैसे मोटरसाइकिल बच्चे बोलते हैं, मोटरसाइकिल की चित्र दी हुई है, तो आप चाहे मोटरसाइकिल की यहाँ पर चित्र दी हो, साइकिल की यहाँ पर चित्र दी हुई है, यहाँ पर साइकिल लिखा हुआ है, टीचर को कहना है कि ये साइकिल तो ये भी साइकिल। इस अप्रोच पे चला था, ये भी साइकिल का चित्र है, उसके लिए चित्र है, तो ये भी चित्र है। साइकिल ये भी, साइकिल ये भी सिंबल, ये भी सिंबल, दोनों सिंबल है ना सर? इस अप्रोच के तहत टीचर्स को होल लैंग्वेज अप्रोच की तरफ लेके जाना था, उसी पर किताब बनी थी। लेकिन हमारे स्टेट में सारे टीचर्स का ओरिएंटेशन नहीं हो पाया, उनकी ट्रेनिंग नहीं हो पाई, और यहाँ जो हमारे जो स्ट्रिक्ट है या JCRT है या JEPC है, उन्होंने कहा कि सर इसमें तो आपने ABCD लिखा ही नहीं, टीचर्स कैसे इसमें यूज होंगे? तो फिर हम लोगों ने क्या किया, उसी किताब में ABCD को भी उसमें डाला कि हर, और ABCD के जो पिक्चर कार्ड्स हैं, फ्लैश कार्ड्स हैं, उसमें दिए गए, जिसमें आप कह रहे थे कि इसमें एप्पल वगैरह से भी दिया हुआ है। तो ये दोनों अप्रोचेस को उसमें मिक्स किया गया। अब यहाँ पर आपका निपुण भारत भी या NCERT भी कहता है कि उन अप्रोचेस को ध्यान देने की जरूरत है। एक अप्रोच तो वो है जो होल लैंग्वेज अप्रोच कहलाता है, जिसमें कहा गया कि साइकिल है और साइकिल की पिक्चर दिखाइए। दूसरा अप्रोच कहता है कि नहीं, पहले A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर साइकिल सिखाइए, और C फॉर साइकिल C करवाइए, C से साइकिल होता है, और C से बहुत सारे वर्ड, C से कैमल, C से काउ, ये सब करवाइए और C को पहचानवाइए। ये अप्रोच कहलाता है फोनिक्स अप्रोच, जिसको हम कहते हैं अल्फाबेट अप्रोच। ये अल्फाबेट अप्रोच है, जिससे हमारे झारखंड के 35,000 स्कूल की जो टीचर हैं, या हम लोगों ने लैंग्वेज सीखा, इसी अप्रोच से सीखा है। ज्यादातर लोगों ने फोनिक्स अप्रोच से ही सीखा। अब यहाँ पे दोनों के बीच रस्साकशी हो रही है। कोई कहता है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ये कहता है कि आप होल लैंग्वेज अप्रोच की तरह सिखाइए, क्योंकि मीनिंगफुल कंटेक्स्ट में जब किसी चीज को बताते हैं तो बच्चे उसको समझते हैं। लेकिन आप दूसरे कहते हैं कि नहीं, हम लोग तो सीखे हैं फोनिक अप्रोच से, हम लोग तो गए नीचे से गए हैं। मतलब ये कि आपको अल्फाबेट्स के बाद वर्ड सीखे, अल्फाबेट के बाद हमने वर्ड सीखा, वर्ड के बाद सेंटेंस सीखा, सेंटेंस के बाद फिर हम लोगों ने पूरे पैराग्राफ सीखे, फिर हमने पढ़ना सीखा, ऐसे लिखना सीखा। ये अप्रोच कैसा है? इसको कहते हैं बॉटम अप अप्रोच, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाना, बॉटम अप अप्रोच कहलाता है। दूसरा अप्रोच कहता है कि नहीं, पहले बच्चों को सेंटेंस सिखाइए, उसके बाद वर्ड, फिर उसके बाद उसके फोनिक पे जाइए, और फिर उसका अल्फाबेट को सिखाइए। ये कहता है टॉप डाउन अप्रोच। एक बॉटम अप अप्रोच की बात करता है, दूसरा टॉप डाउन अप्रोच की बात करता है। निपुण भारत कहता है नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई घबराने की बात नहीं। जहां पर जिस तरह के बच्चे आपको मिलते हैं, जिस तरह का माहौल मिलता है, आपको उन अप्रोच को अप्लाई कीजिए इसमें।
आइए देखते हैं कि निपुण भारत क्या कहता है। वो कहता है कि होल लैंग्वेज अप्रोच और फोनिक्स डायरेक्ट एबीसी अप्रोच इसको कहते हैं। इसमें आपको आपस में लड़ाई करने की जरूरत नहीं है कि मेरा अप्रोच सही है उसका अप्रोच गलत है, ये कहने की जरूरत है। इसको कहते हैं बैलेंस्ड अप्रोच। The balanced approach is where teachers follow what is appropriate for their classroom and where every child learns in a joyful and stress-free manner by taking the best of multiple approaches. जो अप्रोच बच्चों के क्योंकि हम जानते हैं कि सारे बच्चों के स्टाइल्स अलग होते हैं, पेस ऑफ लर्निंग अलग होती है। अब ये टीचर को डिसाइड करना है कि हम इसमें कौन से अप्रोच को लगाएं। अगर उसका क्लासरूम होल लैंग्वेज के अप्रोच को मान्यता देता है, उससे सीख पाता है, तो उसको लगाइए। अगर लगता नहीं फोनिक अप्रोच, तो फोनिक अप्रोच से काम कीजिए। तो निपुण भारत दोनों को ही रिकमेंड करता है, जिसको कहते हैं बैलेंस्ड अप्रोच, अकॉर्डिंग टू द नीड बेस्ड अप्रोच को इस्तेमाल करना है। नीड जो आपका है बच्चों का, उसके हिसाब से काम कीजिए। द बैलेंस्ड लिटरेसी अप्रोच एडवोकेट्स व्हाट इज टॉट, हाउ इट इज टॉट एंड व्हाट इट इज टॉट। तीन चीजें हैं, क्या पढ़ाया जाना है, कैसे पढ़ाया जाना है और किन चीजों की मदद से पढ़ाया जाना है। ठीक है सर, क्या पढ़ाया जाना है, कैसे पढ़ाया जाना है और किन का उपयोग करके उसको पढ़ाया जाना है। नेक्स्ट आते सर। अब इसके अलावा ये जो अप्रोचेस हैं, इसके अलावा जो चीजें हमने अपने टीचर्स के हैंडबुक में डाली है, जो इंपॉर्टेंट होती है लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए, उसको आपको हम यहाँ पे डील कर रहे हैं ताकि आप समझ पाए कि ये जो अप्रोचेस हैं वो कैसे हमारे लिए फायदेमंद होती है हमारे क्लासरूम की। इन सब चीजों को प्रिंट टीच एनवायरनमेंट की बात आपने फर्स्ट डे के ही लास्ट सेशन में बात भी हो गया। प्रिंट टीच एनवायरनमेंट, प्रिंट समृद्ध वातावरण क्या होता है। प्रिंट समृद्ध वातावरण सर थोड़ा सा रिकैप करते हैं उसमें। प्रिंट टीच एनवायरनमेंट से क्या तात्पर्य है? What do you mean by print rich environment? एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसे बच्चे देखकर समझ पाए, उसके मस्तिष्क में उस पिक्चर की तस्वीर आ जाए और उसके बारे में वो उसका एक्सप्लेन करना। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। क्या इसका उद्देश्य सिर्फ ऐसे यहाँ पे टालना ही है? नहीं। इसका उद्देश्य क्या है? बच्चे बार बार जिसको डिसाइड कर एक ही चीज को देखे, बार बार देखे दरवाजा में। हाँ, वेरी नाइस। तो प्रिंट रिच एनवायरनमेंट बनाने का तात्पर्य ये है कि ये बच्चों के सीखने में मदद करे। असल उद्देश्य ये है कि सीखने में, बच्चे के लर्निंग में उसको मदद करे। बार बार बच्चे उसको देखकर रिकैप करते रहे और उनको एक माहौल मिले जो कि उनके सीखने में मददगार साबित। ये ना, तो इसी की बात करना कि ये अप्रोचेस में प्रिंट रिच एनवायरनमेंट का अप्रोच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीड अलाउड जो आप अक्सर हम लोग करते हैं, दूसरा अप्रोच है वो रीड अलाउड। वो क्यों करवाते हैं हम लोग, चाहे टीचर करें या बच्चे करें, क्यों करते हैं? रीड अलाउड, रीड अलाउड कहते हैं जोर से पढ़ना, रीड अलाउड, आवाज लगाकर आवाज लगा। ये अप्रोच किस उद्देश्य के लिए क्या है? सर ने कहा कि फोनिक्स को देखने के लिए और स्ट्रेस देने प्रोनाउंसिएशन। मैंने आपको पहले भी कहा था वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन का सेंस मतलब पढ़ते समय वो एक एक अक्षर का किस तरह का लिखावट है, किस वर्ड को कहाँ है, उसमें जितने पंक्चुएशन वगैरह हैं उसका वो कहाँ ठहरना है, उतार चढ़ाव, ये सब दी वर्ड रिकॉग्निशन। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें हम चार चीजें ध्यान देते हैं। एक तो ये कि इसका पंक्चुएशन कहाँ पर रुकना है, कहाँ। दूसरा देखते हैं इसमें कि इसमें शुद्धता है कि नहीं, एक्यूरेसी है कि नहीं। एक्यूरेसी में हम सारी चीजें आ जाते हैं कि इसके अंदर प्रोनाउंसिएशन का आता है, स्ट्रेस कहाँ पे देना है, इंटोनेशन की बात आती है जो आप देखेंगे इसमें इंटोनेशन। उसके बाद रेट भी देखते हैं कि 1 मिनट में पर मिनट हमारा वर्ड का स्पीड क्या है, वर्ड स्पीड पर मिनट। आपको मैंने पहले ही फर्स्ट डे ही बताया था कि निपुण भारत ये कहता है कि क्लास 1, 2 और 3 के लिए एक वर्ड की स्पीड दे दी गई। क्लास 1 के लिए 20 वर्ड्स पर मिनट, क्लास 2 के लिए 45 मिनट्स पर मिनट और क्लास 3 के लिए 60 वर्ड्स पर मिनट मैक्सिमम की बात कर रहा था। तो ये आपने दे दिया है, तो ये रेट की बात करता है। चौथा जो है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपका एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज
बॉडी लैंग्वेज कहिए या फेशियल एक्सप्रेशन ये कहिए, वो चीजें भी इसमें आती हैं। तो 4 चीजें आती हैं जिसको PARE के नाम से